तो याद होगा लास्ट क्लास में यहां तक किया था हमने, है ना। ओके, नाम वगैरह कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात का। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन चल रहा था। ठीक है, तो उसके एप्लीकेशंस के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं अभी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पॉलिंग्स स्केल पे हमने याद करी है कुछ ना। पॉलिंग्स स्केल, इसके ऊपर हम लोग ने काम किया था। अच्छा, अगर तुम इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करो, पीरियोडिक टेबल की सारी बात करें, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, मान लो सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें, तो लिथियम, बेरिलियम, और उसके बाद में यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये मेटल्स हैं, क्या है ये, मेटल्स। और यहाँ से जो है क्या शुरू होते हैं, नॉन मेटल्स। बोरॉन जो है और एल्यूमिनियम इसके नीचे आएगा, इनके अंदर कुछ एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज भी हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखते हो, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज करती है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज। डिक्रीज हो रही है ना। वो डिक्रीज करती हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो वो डिक्रीज करती हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा ये। सर वो सिर्फ डी ब्लॉक के लिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल? और ये वाला सर आपकी आवाज नहीं आ रही है बीच दिक्कत बीच यहाँ में। तक नहीं आ रही क्या, हाँ सर, आप बोल रहे हो आवाज तो। कट हो रही है क्या। हाँ सर, बीच बीच में जा रही है और थोड़ी देर बाद आ रही है। राइट टू लेफ्ट क्या होगा, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। समझ में आ गया, तो जिसने भी नहीं लिखा है वो इसको नोट कर ले। सर वो जो अच्छा आगे देख, राइट वाला है वो सिर्फ डी ब्लॉक के लिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए? कौन सा वाला, लेफ्ट और राइट वाला। ये पूरे के लिए है, पीरियोडिक टेबल में दिखा रहा हूँ बना के तुमको, है ना। यहाँ लिथियम बेरिलियम होते हैं, फिर आगे बोरॉन आते हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो, लिख देंगे लेफ्ट टू राइट
in a period non-metallic properties increases, non-metallic, or left to right in a period metallic properties सबके लिए होता है decreases। अच्छा, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं कैसे होते हैं बताओ? बेसिक इन नेचर, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे सोडियम का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। सो ये मेटल ऑक्साइड्स हैं, समझ रहे हो? पोटेशियम का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। Fe का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। इस तरीके से इटसेट्रा। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बताओ? ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जैसे CO2 एसिडिक, SO2 एसिडिक, ClO2 एसिडिक, NO2 एसिडिक, etc. बोलो, प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया? कोई दिक्कत? आगे पीछे देख लो, ऊपर जो लिखा है। समझ में आया? कोई डाउट है तो बताइए। तो वो लास्ट वाला ClO2 लिखा है क्या? हाँ, क्लोरीन का ऑक्साइड है। क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, ClO2, ये सब क्या है? क्लोरीन के ऑक्साइड्स। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स होते हैं। यस। ये हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। इन जनरल oxides of metals are basic। कभी कभी इसका अपोजिट भी होगा। इन जनरल oxides of non metals are acidic in nature। तो हमारे पास जो टाइप्स हो गए वो कैसे हो गए? बेसिक ऑक्साइड्स और
एसिडिक ऑक्साइड्स। जैसे नाम लिखना हो, नॉमेनक्लेचर अगर लिखना हो, उसका कॉमन नेम्स लिखने हो, तो बताओ नाम लिखते टाइम में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं? बोलो। मैग्नीशियम, क्या नाम होगा इसका? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? मैग्नीशियम की, क्योंकि वो मेटल है। तो नाम क्या आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो नाम भी तुम्हें पता है कैसे लिखना है। अच्छा, क्यों इनका नेचर बेसिक होता है, कैसे पता चलेगा? सो अगर हम बेसिक ऑक्साइड को वाटर में मिलाएंगे तो बताओ क्या बनेगा? बोलो। बेस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नेगेटिव। हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक बेस। तो सिमिलरली अगर हम एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है? एसिड। जैसे हमने CO2 को वाटर में डाला तो क्या बनेगा? H2CO3, है ना? तो ये भी हमारा क्या होता है? एसिड होता है। H2CO3। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। और बताओ क्वालिटी क्या होती है? एसिडिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेस के साथ। और बेसिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ। लिखेंगे, हाँ समझ में आ रहा है? लिखोगे एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस, बट क्योंकि सेम से तो रिएक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम CO2 की बात करें तो जो हमारा CO2 होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड से तो रिएक्शन करता है सोल्यूशन में, ये CO3 बनेगा। बट जो CO2 है वो SO2 से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या है? एसिडिक और एसिडिक। या ऐसे कह सकते हैं कि जो एसिड होता है वो सिर्फ बेस से रिएक्ट करता है। सिमिलरली जो बेसिक ऑक्साइड होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या देता है? बेस देता है। और बेस जो होता है वो सिर्फ किससे रिएक्ट करता है? बोलो। एसिड से। with acidic oxides, but do not react with तो ये हमारा जो है CO2 से रिएक्शन कर लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा। एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? बोलो। सर एक मिनट क्या ऊपर बोल रहे हो बताओ? कहाँ पे लिख रही थी क्या कुछ? यस सर यही। इन हम्म। नहीं सर, वो एसिडिक ऑक्साइड्स का नीचे वाला पार्ट। हाँ हाँ। हाँ सर यही। हो गया सर, थैंक यू। ओके, किसी और को भी ये लिखना है तो लिख सकता है।
सर थोड़ा ऊपर वो रिएक्शन दिखाओ। सर हाँ, थोड़ा ऊपर वो रिएक्शन दिखाओ। कौन सी वाली? हाँ सर ये समझ में आया? सर नीचे करो। ओके। तो अब देखें इसका फॉर्मूला लिखना कैसे सीखते हैं, एक मिनट देखो। हाउ टू राइट फॉर्मूलाज। यहाँ पे एक चीज ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे। जैसे मैंने तुमको बोला कि मैग्नीशियम पे 2+ है और फॉस्फेट पे 3- है, तो इनका कंपाउंड क्या बनेगा? बोलो कैसे कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और फॉस्फेट पे -3 चार्ज है, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते क्या है कि मैग्नीशियम में +2 और इस पे 3- है, तो ज़्यादा एलसीएम वगैरह का दिमाग ना लगाते हुए सीधे क्या लिखते हैं, क्रिस क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करें। तो मैग्नीशियम जो है वो 3 हो जाएगा और फॉस्फेट जो है वो 2 हो जाएगा। अब ये जो है करेक्टली बैलेंस है। कैसे हुआ ये? 3 mg+2 लिए हमने ताकि इस पे पूरे पे +6 चार्ज आ जाए। 1 mg पे कितना चार्ज है? +2। 3 mg पे कितना होगा? +6। ऐसे ही फॉस्फेट पे कितना चार्ज? -3। और 2 फॉस्फेट अगर लिए तो इस पे टोटल -6 चार्ज है। तो अब ये चार्ज जो है ये दोनों पे बराबर है। इनसे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? Mg+2 राइज और PO4 - 3 का होल ट्वाइस। इसको एक साथ लिख देंगे Mg3PO4 का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या आएगा बताओ? मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्या नाम आएगा इसका? मैग्नीशियम फॉस्फेट। इसका नाम क्या है बोलो? PO4 3- का क्या नाम है? फॉस्फेट आयन। इसका नाम क्या है? फॉस्फेट आयन। बोलो क्रिस क्रॉस करके बता पाओगे नाम? फॉर एग्जांपल इसका बताना है SO4 2- और Ca+2। बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कंपाउंड का, इनसे जो बनेगा? ट्राई करो, बोलो बोलो। CaSO4। हाँ, तो देखो जब दोनों में सेम हो नंबर, यहाँ पे जो चार्ज है वो सेम हो, तो एक हम लोग को लेना पड़ेगा। एक आयन से काम चल जाएगा। एक आयन Ca+2 का, एक आयन SO4 2- का। क्योंकि चार्ज पहले से सेम है तो CaSO4 हुआ। अगर क्रिस क्रॉस से भी करते हो तो कोई बात नहीं, Ca2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे SO4 2 हो जाएगा। बट चूंकि इसमें 2 जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। तुमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा है? कहाँ पे पढ़ा था बताओ एम्पिरिकल फार्मूला? बोलो। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा है। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे लेंगे? CaSO4 आ जाएगा। ये एक्चुअल में कैल्शियम सल्फेट है। क्या नाम है इसका? बोलो। कैल्शियम सल्फेट। तो नाम लिखना सीख गए। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पहले लिखते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको बाद में लिखते हैं, है ना? ऐसे करके नाम लिखते हैं। कैल्शियम +2 वाले को पहले लिखा, उसका नाम कैल्शियम, और सल्फेट आयन जो है वो हमारा यहाँ पे बन गया।
तो इसको भी नोट कर लें, फिर बताता हूँ। ऊपर का दिखाएं क्या? किसी का बचा है? आगे बढ़ा दें हम और कॉन्सेप्ट पे चलें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं तुमको बता दे रहा हूँ ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा बताओ, FeO इसका नाम क्या है? किसी को पता है? FeO का नाम क्या होता है बताओ? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। और Fe2O3 का नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। और ये जो है, इसमें जो Fe पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2। इसमें जो है Fe पे +2 चार्ज है और सॉरी +3 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2। तो Fe+2 वाले को हम फेरस बोलते हैं। लेस जिसमें चार्ज होता है, लेस जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये आगे भी पढ़ाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं चूंकि पढ़ा है। ऐसे याद रख लो, जिस पर्टिकुलर एटम पे आयन बनने पे कम चार्ज होता है, अगर दो है, मतलब दो तरीके के चार्जेज आते हैं, तो कम वाले में हम लोग लिखते हैं अस लगा के फेरस, और ज्यादा वाले पे क्या लिखते हैं? इक लगाते हैं, फेरिक। तो ये आगे चल के समझा दूंगा कैसे लिखा जाता है। अभी के लिए याद लिख लो, अस लेस वाले में होता है जिसमें लेस चार्ज होता है, इक उसमें होता है जिसमें ज्यादा चार्ज होता है। ये एक तरीका है याद करने का ना, ध्यान देना। फेरस है और ये फेरिक है, इन दोनों का मिक्स्ड ऑक्साइड भी बनता है। क्या बनता है? इन दोनों को मिला के एक नेचुरली अकर करता है Fe3O4। बोलो, इन दोनों में देखा तो Fe3O4 हुआ। इसका नाम क्या होता है बताओ? इसको दो नाम से बताते हैं, एक तो ये डायरेक्ट इसको बोलते हैं मिक्स्ड आयरन ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? और इसका दूसरा जो नाम है वो है फेरोसो फेरी ऑक्साइड। फेरोसो फेरी ऑक्साइड। तो ये हमारा जो है मिक्स्ड है ऑक्साइड। ये समझ में आया? फेरोसो फेरी जो है ये मिक्स्ड होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। यस सर। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी होते हैं, अभी तुमने क्या क्या पढ़ा है बताओ? किस कुछ टाइप के पढ़े हैं? बेसिक पढ़े हैं और एसिडिक। तीसरा नंबर पे जो ऑक्साइड का टाइप है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो बेस के जैसा भी काम करे और एसिड के जैसा भी काम करे। लिखेंगे ऑक्साइड्स show which show both acidic and basic nature। समझ रहे हो कि नहीं? एसिड भी है और basic भी है। उनको हम लोग क्या? कम रहेंगे ना, 4 ही रहते हैं ना? नहीं नहीं, काफी हैं, 4 तुमने पढ़े होंगे अभी तक, बट कम रहते हैं, ये बात तुम्हारी सही है ना। हाँ सर, एल्यूमिनियम, टिन, लेड। हाँ, वो मैं तुमको एक ट्रिक बता दूंगा, छोटी मोटी ट्रिक एक है। बाकी तो बहुत सारे हैं, सर 8 से कम तो नहीं है, लेकिन जो 4-5 है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वो एसिड से भी और बेस से भी, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? yes। क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। कैसे हैं ये? एम्फोटेरिक, जो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। इनके एग्जांपल्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल
जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। तो याद रखना, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, SnO लेड ऑक्साइड। लेड के दो ऑक्साइड बनते हैं, एक लेड +2 वाला और एक लेड +4 वाला, है ना, प्लम्बम इसका नाम होता है। तो लेड ऑक्साइड +2 वाला और +4 दोनों। ऐसे ही एंटीमनी जो है, इसका भी ऑक्साइड, ये दोनों ही कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। अब इसको याद कैसे रखें, और भी हैं बहुत सारे, एक दो छोड़े हैं मैंने, बट सिर्फ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक्सेट्रा करके लिख सकते हैं कि और भी हैं, एक्सेट्रा मतलब और भी एग्जिस्ट करते हैं। कैसे याद करते हैं, देखो याद करने का तरीका क्या है। हम एक नेमोनिक्स इसकी याद करते हैं, हिंदी में जो नेमोनिक्स है अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, जो हम लोग डेली बोलते हैं लैंग्वेज, वो नेमोनिक्स क्या है इसका, वो है अपना, इसमें हम लोग बोलते हैं कि जनाबे अली सनक पढ़े। तो जनाबे जे से होता है, बट क्योंकि हम लोग को याद करना है तो हम लोग लिखेंगे जनाबे। तो अब इसको ऐसे में लिखता हूं कि तुम उसको ध्यान से समझ पाना। तो मैं ए नहीं बनाऊंगा, ZNAB जनाबे हो गया। अली से एल्युमिनियम याद आएगा, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन पे होता है, जो नेमोनिक्स का मतलब जो साउंड जनरेट हो रहा है उससे समझ में आएगा। जनाबे मतलब ZN और बेरिलियम, अली मतलब एल्यूमिनियम, सनक पड़े SN हो जाएगा। और पड़े के लिए हम लोग पी, पड़े होता है तो पी भी समझ लेते हैं उसको, बट वो ऐसे ही लिखा है केवल उसमें। बस ये तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जैसे तुमको तो पहले से भी याद था कि ZN का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, SN का होता है, PB का होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। बस इसमें बेरिलियम नहीं आता है तो वो एक्स्ट्रा याद कर लो। तो ये 5 याद करने हैं स्पेशली। इनके ऑक्साइड्स बताओ कैसे होंगे, बोलो कैसे ऑक्साइड्स हैं ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये लिख लिया, आगे बढ़ा दें। किसी का कुछ रिमेनिंग है क्या इसमें, जल्दी से बताओ। एनीथिंग रिमेनिंग इन दिस, लिख लिया है ना, कुछ छूटा हो तो बताना। ओके, नेक्स्ट है 4th पे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स बताओ कौन से होते हैं, किसी को पता है, विच डू नॉट रिएक्ट, जो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड हो या बेस हो, विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस। ना तो एसिड से करते हैं ना तो बेस से, एंड भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसके जो है वो तुमको अभी 3 ही याद रखने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, बताओ ये मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं, मेटल ऑक्साइड दिख रहा है सबको, जल्दी से बताओ। नाइट्रिक ऑक्साइड और N2 जो होता है वो क्या होता है हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड। अब तुम्हें देख के पता चल रहा है कि CO जो है, NO जो है, और जो हमारा N2O है, ये तीनों कैसे न्यूट्रल। ना तो ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, ना तो ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा,
बिकॉज इट इज न्यूट्रल। कैसा है ये? न्यूट्रल। इसलिए देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस बहुत गैस है। क्यों है पॉइजनस गैस? बिकॉज ये इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है, नो इरिटेशन होता है इससे, और कहीं पे भी अगर अनबर्न्ड कार्बन है ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, उसमें बर्निंग हो रही है, लेस वेंटिलेशन है, तो वहां पे CO जो है वो हमको मिलती है। इसलिए जो बंद रूम है, जो कमरे हैं, उसमें हम लोग हीटर वगैरह कम यूज करते हैं। सर्दियों में भी खासकर, जैसे वहीं पे सर्दी अगर होती है, ज़्यादा सर्दी जहाँ होती है, तो वहाँ पे हीटर्स का यूज करते हैं, लेकिन उसको कम देर के लिए यूज करते हैं, या फिर रूम में वेंटिलेशन करते हैं थोड़ा। बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड अगर जनरेट हो रही है तो उसकी हमको ना तो कोई स्मेल मिलेगी, ना तो कोई उससे इरिटेशन होगा, और वो बहुत पॉइजनस गैस है। मतलब जब तुम उसको इनहेल कर लोगे 5 मिनट के अंदर ही तुम उससे डायरेक्ट जो है अनकॉन्शियस हो जाओगे। तो पहले तो पता नहीं चलता है, बट एकदम से फिर वो, हाँ, एसिड रेन में तो ये गैस नहीं होती। एसिड रेन में जो SO2 है और नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, नॉक्स उनको बोलते हैं, ये ज्यादा होते हैं उसमें एसिड रेन में। तो एसिड रेन इसकी वजह से ज्यादा होती है। CO2 जो है वो वीक एसिड है, वो तो नॉर्मली प्रेजेंट है वो उसमें, वो एक्स्ट्रा नहीं है, मेन मेड होता है। एसिड रेन जो है ह्यूमंस की वजह से होती है, जो हम लोग ज्यादा फ्यूल बर्न करते हैं या व्हीकुलर एमिशन से SO2 और NO2 का कम लोग ज्यादा बढ़ा देते हैं। CO2 भी उसमें है, बट CO2 नॉर्मली भी जो है एमिट होती है। हाँ, एमिशंस जो हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से CO2 भी बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेन पैरामीटर तो है ही पोल्यूशन का। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, एसिड रेन में इसका कोई महत्व नहीं है। CO हैज नो इम्पोर्टेंस इन एसिड रेन। समझ लो कि नहीं? एसिड रेन क्यों नहीं इसमें है? क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसको एसिड रेन से कोई मतलब नहीं है। इट्स न्यूट्रल। इसको पहले ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा, देन फिर वो जो है CO2 में कन्वर्ट होगी। ये न्यूट्रल है और ये एसिडिक है, तो एसिड रेन में इसका कोई काम नहीं है। तो इसको नोट कर लें जल्दी से। एनी डाउट्स यू कैन आस्क। सर ज्योग्राफी में तो पढ़ा था क्या एसिड रेन इसकी वजह से होता है एक नहीं बार। नहीं नहीं, कुछ और पढ़ाया होगा, भूल गए होगे। सर यही पढ़ा था, याद है सर। कैसे याद है इतना दिन तक? सर पता नहीं, पर वही मतलब अच्छे से दिमाग में बैठ गया। देखता हूँ सर अभी वापस। नहीं नहीं नहीं, SO2 और नॉक्स दो ही गैसेस होती है उसमें। ओके सर। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो सिर्फ एक ही चीज है कि ये हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल। हार्मफुल। यस सर। पढ़ा होगा तुमने, समझे? यस सर। हाँ, तो वो उसके लिए पढ़ा होगा। सर तो हीमोग्लोबिन का नेचर क्या है? इसका हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन देखो, जो वो हमारा, आरबीसी में। हाँ सुनो, जो हमारा ये होता है हीमोग्लोबिन, इसका जो पीएच होता है वो अपना जो है वो बेसिक होता है, 7.35 टू 7.45 होता है पीएच ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल। तो ये बेसिक होता है। पीएच पता है ना तुम लोग को थोड़ा बहुत? पीएच, हाँ, न्यूट्रल होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हमारा जो पीएच है वो लेस देन 7 है, तो बताओ एसिडिक हम होगा? एसिड एसिडिक हुए। और ज्यादा पे क्या होगा? बेसिक। जी। तो जैसे मिल्क है, ये सारी चीजें बेसिक होती हैं। पीएच जो ब्लड का है वो बेसिक होता है, बट वहां पे पीएच से मतलब नहीं है कॉम्बिनेशन में। हीमोग्लोबिन जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर रहता है उसका, ऑर्गेनिक क्योंकि है, नेचुरल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें कंबाइन कर लेता है ना, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है वो। नहीं, जो है रिस्पायरेशन करते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। जैसे कि हमारे पास जो ह्यूमन हुए उसमें भी होता है, रिस्पायरेशन वालों में होगा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। ऊपर कर दे। हाँ सर। सर और थोड़ा। जैसे ह्यूमंस के साथ जो चीजें रहती हैं, बस। कुत्ते हुए, उसके बाद जो है डॉग्स हैं, कैट्स हैं, सबके लिए पॉइजनस है। रेस्पायरेशन जिसमें होता है, जो सांस लेते हैं। तो उसका डीपर जो है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बट पॉइंटिस्ट किसमें सर? जो एनिमल्स होते हैं यस सर। उसमें भी रेस्पायरेशन है ना। नहीं, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते ना, समझ रहे हो? फोर्थ डन पॉइंट, सर। ऑक्सीजन के बगैर रह सकते हैं क्या, बताओ? कौन सर? कोई भी। नहीं सर, मतलब लिविंग थिंग तो नहीं। हाँ, मतलब वही पूछ रहा है वो, कैसे रह पाओगे ऑक्सीजन के बगैर? जो है, जो हम लोग के वाइटल ऑर्गन्स हैं या जो भी हम लोग की चीजें हैं वो कुछ भी काम नहीं करेंगी। उसमें मेटाबॉलिज्म से लेके हर एक चीज में ऑक्सीजन का जो जरूरत है, ब्लड फ्लो से लेके, है ना, सब कहीं तो ऑक्सीजन का काम है। सर डन। नहीं, वो लिख रहा है चौथा पॉइंट, उसका लिखने दे दो। ओके सर। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नहीं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की अलग बात है। अब उस जिसकी बात मैंने की है उसमें वो है जहाँ पे ऑक्सीजन इनहेल करता है, फिर उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब रिएक्शंस होती हैं, तो वो है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, बायोलॉजी का उसमें नॉलेज अगर होगा तो हो सकता है कोई प्राणी ऐसा हो जो बिना ऑक्सीजन के भी रह लेता हो कुछ दिन। सबने लिख लिया ये? एनी रिमेनिंग? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लिया तुमने, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताओ। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है बताओ, बोलो। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड, है ना, कोवेलेंटली बॉन्डेड, है ना। बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कौन कैटायन बनना चाहता है। कोई अगर मेटल हमारे पास है, वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद जो है M+ बन जाता है। मीन्स विच इज मोर टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, है ना।
It is the tendency of an atom or an element to lose the electron and become a cation. तो इसमें लिख देंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है. It is the tendency of an element to lose electrons and form cation. समझ रहे हो कि नहीं? It is, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं. इसको और भी क्या बोलते हैं? It is also, मीन्स ऐसे बोल सकते हैं, यहां तक तो लिख दिया. मेटेलिक कैरेक्टर लिख सकते हैं. मेटेलिक कैरेक्टर of an element is directly proportional to its electropositivity. अच्छा बताओ, Z इफेक्टिव पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि डायरेक्टली होगा? दिमाग लगाओ, बोलो. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सर डायरेक्टली. बिकॉज Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा इनवर्सली होगा. तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को देना है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए ना. इजीली कैसे दे पाओगे जब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कैसा होगा? बोलो, कैसा अट्रैक्शन होगा? लेस. लेस कब होगा? व्हेन Z इफेक्टिव इज लेस. सही बात है कि नहीं? तभी तो ये इसको रिमूव कर पाएगा, आसानी के साथ लूज कर पाएगा. मतलब Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी कम होगी. अगर मुझे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ानी है तो Z इफेक्टिव को कम करना पड़ेगा. तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. समझ रहे हो? सिमिलरली बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से देना है तो साइज क्या होना चाहिए, छोटा कि बड़ा? बोलो, साइज तो बड़ा होना चाहिए. बिकॉज जितना ज्यादा साइज होगा उतना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी. समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ये बात. सर. और इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा. तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. साइज इंक्रीज करेगा तो साइज के फैक्टर की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी. बिकॉज इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? लूज करना है. इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन. तो बताओ लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इस दोनों कॉन्सेप्ट से देख के बताओ. इन अ पीरियड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? डिक्रीजेस. बिल्कुल सही. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज. डिक्रीजेस. और यहाँ पे क्या होगा? डाउन द ग्रुप. इंक्रीज. यस. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? इंक्रीजेस. क्यों? बिकॉज साइज साइज इंक्रीज. इंक्रीज. और यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज Z जेड इफेक्टिव इफेक्टिव इंक्रीजेस. हाँ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे. तो अब तुम्हें अगर बताना हो विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पूरा ही लिख सकते हो कंफ्यूजन से बचने के लिए. मैंने ले लिया लिथियम, पोटेशियम, सीजियम. तीनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? दिमाग लगाओ. एक्चुअल में ये आयनेशन पोटेंशियल से डायरेक्टली रिलेटेड है. जिसका आयनेशन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. तो सीजियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सीजियम, देन पोटेशियम, देन लिथियम. ये आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, क्योंकि एक ही ग्रुप के हैं.
और साइज बढ़ने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो ऊपर किसी को लिखना है, एनीथिंग रिमेनिंग, एनीवन, एनी स्टूडेंट, जल्दी से बताओ भाई। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कितने लोग ने लिख लिया? हैंड रेज करो अपने जल्दी से। लिख रहे हो ना सब? प्रथमेश, आर्यन, दिग्विजय, यस सर। यस सब लिख रहे हैं। मिताली, गगन लिख लिया ना? दीक्षिता गुड, शिता, शांतनु, सर अभी का वो आपने बताया वो पीरियड और ग्रुप वो बस दिखा दो एक बार। आर्या, अंतरा, दीपेंद्र, सबने लिखा है ना? सर वो आदित्य अभी कौन यस था? सर, इसमें लिखा है। ओके, ये भी समझ लिया था। प्रोपोर्शनल कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे। ओके, हो गया। यस सर। अब देखो, अब जैसे मैंने जो तुमको कल पढ़ाया था, सम प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे बेस्ड। नेगेटिविटी, क्वेश्चन नंबर 1, देख रहे कितने लोगों ने ध्यान रखा है? लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन are 17.42 and 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर लिखा है कैलकुलेट दी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन मुलिकन। जो मुलिकन है ये भी साइंटिस्ट थे। एंड पॉलिंग स्केल, क्या कर लोगे?
कितने लोग ने सॉल्व किया? हैंड रेज करें अपना। क्लास में कराया था इसको, भूल गए क्या? अच्छा बताओ। अच्छा, आंसर करने लगे बच्चे। देखो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। हम्म 10.43 करेक्ट है। Xi on Mulliken scale is IE plus EA upon 2 when जब IE और EA इन दोनों को और टेकन इन, बोलो किसमें, क्या यूनिट लेनी है? कौन बताएगा? आई और EA की किस यूनिट में लेना होता है इस फॉर्मूले के लिए? एनीवन विदाउट सीइंग द नोट्स लास्ट क्लास? सर्वेश के आंसर्स तो करेक्ट है, वेरी गुड सर्वेश। बट ये बताओ पहले कि कैसे यूनिट लेनी है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड, यस, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लेना है, ठीक है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो भाई मोलिकेंस स्केल भी हमको यूज करनी है। आई और ये वैल्यूज गिवन है। यस, निशिगंधा इज आल्सो करेक्ट आई थिंक, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें, आई कितना दिया हमने 17.42 और ये कितना दिया है 5.45 और डिवाइड कितने से किया है 2 से, तो यहाँ से आएगा 10.435। अच्छा बताओ। सर हाँ 3.45 दिया है, हाँ 3.45 दिया है ना? हाँ 3.45, यस। तो आएगा कितना 10.435। अब बताओ। हाँ नहीं, प्रथमे हमें 4 नहीं माननी है। नाउ यू हैव टू सॉल्व। हमें 4 फ्लोरीन की नहीं माननी है ना। ओके सर। 4 जो है क्यों नहीं माननी बताओ? क्योंकि उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो अब हमें ओके यहाँ सर। से करना पड़ेगा। यस सर, समझ गया। क्या रिलेशन होता है कॉलिंग्स और इसमें एक्सिम में? डिवाइडेड बाय 2.8, याद है? यस सर, आई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.8। वेरी गुड। और कंडीशन क्या है? जो आई और ये होना चाहिए, किसमें होना चाहिए वो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। वो तो हमने लगा दिया। कितना आएगा सॉल्व करके? 3.726। यस सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की कोई वैल्यूज नहीं होती, बिकॉज ये कैसी वैल्यूज होती है? कंपेयर करने के लिए होती है, एम्पेरिकल वैल्यूज। तो इसमें कोई हमें नहीं करना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कर लोगे? सॉल्व कर लोगे? एक क्वेश्चन और देते हैं इस पे प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस। कैलकुलेट दी
electronegativity of fluorine on Pauling's scale using below mentioned data. यहाँ जो डेटा दिया है, bond energy of HH bond 104.2 calorie per mole. Bond energy of FF, signal bond F, 36.6 kilocalorie per mole. No, bond energy of chlorine कितना दिया है, HF सॉरी, per mole, और electronegativity of hydrogen 2.1. Now find this. Can you do it? कुछ याद आ रहा है? Anything you can remember? फॉर्मूला लगाना है. Now use the formula. तो मुझे लगता है कि लोगों ने आंसर निकाल लिया है. यस, अच्छा.
तो क्या मैं अब आंसर पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क द आंसर्स? ओके, माइक ऑफ है क्या? हाँ, वो मैं किया था सर नीचे। अब हो गई चालू। अच्छा, तो तुम लोग कॉल करके दोगे जब तक। आंसर एनीवन? ट्राई टू फाइंड आउट। सर एक बार वैल्यूज दिखाओ। वैल्यूज दिखाना है ना, अभी दिखा रहे हैं। ये एक मिनट। यस प्रणव, नाउ आई विल शेयर। अभी कुछ गड़बड़ हो गया था, इसमें लिख नहीं रहा था। आई थिंक अब सही हो जाएगा। यस सर। हाँ, गगन का जो आंसर आया है, क्या वो सही है? थ्री सर पॉइंट थोड़ा एट वन आ ऊपर रहा है बच्चे, करना। गगन। सर थोड़ा ऊपर करना। 3.8। हाँ, कर रहा हूँ। तो नहीं आ रहा है कुछ। सर हाँ, कर रहा हूँ। ओके, ये सर आ ऊपर नहीं रहा। करो ना। हाँ, अभी करता हूँ, रुको। ये देखो, ये देखो। हाँ, आंसर्स कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, मैंने कुछ। यस यस यस, मे बी यू कैन ट्राई अगेन। नो प्रॉब्लम, वी हैव टाइम, because today we have finished the chapter na, so we are going to solve the problems, कठिन problem, tough problem. सर मतलब ये चैप्टर अभी खत्म हो गया? हाँ सर मतलब ये पूरा पीरियोडिक का? हाँ, बहुत छोटा था। हाँ छोटा है, इसमें इतना ही पढ़ना था ना। क्या क्या पढ़ना था बोलो? यस सर।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, affinity, आयनिक electropositivity, ionization, रेडियस, yes sir. यही बस पढ़ना है। रेडियस भी पढ़नी थी और एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड पढ़ना था। सब कुछ कर दिया ना हमने आज। Yes sir. बड़ा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर नहीं था ये। अब रियल गैसेस की बात कर लेंगे, फिर तुरंत केमिकल बॉन्डिंग पे आ जाएंगे। अच्छा Okay बताओ, sir. ये फॉर्मूला लगाना जाता है, ये फॉर्मूला कब लगता है 208 वाला? बोलो Sir calorie बोलो, प्रथम किलो कैलोरी में। और किलो कैलोरी 0.101 वाला कब लगता था? किलो जूल। सर वो किलो जूल, किलो जूल में होता है तो लगता है, ठीक है। किलो जूल। यस सर। देखो इसमें हम वैल्यू को डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है ये मैग्नीट्यूड? तो बड़ी वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की जाई पी होगी। जाई एफ लिखा है, वो तो जाई पी नहीं लिखा है ना। ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये जो अपना है, ये जाई एफ है। सर स्क्रीन चलिए। हाँ सर। आ गई स्क्रीन, आ गई। हाँ सर अब आ गई। अभी लाता हूँ, रुको उसको। वो वेब में बहुत कुछ हो गया, इसको हटाना पड़ेगा हमें, उसमें सामान कुछ। सुनो, जाई एफ माइनस कितना है इसका? 2.1। तो आई थिंक गगन तुमने 2.1 से उधर माइनस कर दिया होगा, है ना? मिल गया ना 3.86। ओके गगन। यस सर। अब वैल्यू पुट करनी है इसमें, वैल्यू पुट कर दो फिर। यस सर। तो कितना आएगा बताओ फाइनल आंसर? 1.77 प्लस 2.1। हाँ ओके, बहुत अच्छे। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिखाई तो हाँ एक्स पी। सर वो क्वेश्चन वगैरह सब दिख नहीं रहा है। तुमने नोट किया कि नहीं किया? क्वेश्चन को नोट किया है? क्वेश्चन तो सर नोट ही नहीं होता। क्यों? सर अभी कर लेता अभी हूँ सर दिखाता हूँ। वो। नहीं सर वो कर लेता हूँ मैं। नहीं, वो नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट कैसे निकाल करोगे के ना? रखा था सर। वो स्क्रीनशॉट निकाल के रखा था बस, और कैलकुलेशन कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा। कितना था ये? 134.6। वापस स्क्रीन चला गई। पूरी अच्छा, ब्लैकआउट नहीं हो आ गई। जाएगा। आ गई। ओके हाँ। सर चालू नहीं हो रहा है। चलो नहीं हो रहा है ना, एक मिनट, कुछ तो उसमें हो गया। 21.06 प्रणव कैसे आया तुम्हारा? उतना तो नहीं आना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ एचएफ कितना है बताओ? एचएफ कितना है? इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली कितना आएगा? बोलो।
आया? कोई डाउट? यही आया ना? प्रणव देखो कहाँ पे गलती की है तुमने। प्रणव सर वो बीच का मैंने माइनस नहीं लिया था। ओके, नहीं वो माइनस भी लेना है। अब देखो उसके बाद 61.75 आएगा ये अंदर वाला। कितना आएगा बोलो? 61.75। और इसको अगर आगे सॉल्व करोगे फर्दर, कितना आएगा? वन 134। हाँ सर आ गया। आ गया? 72.35। हाँ, तो 72.85 के आसपास, और इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो आएगा 8.53। और ये है ज़ाइफ। 8.53 इंटू 0.208 आएगा 1.77। और ये 2.1 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 2.1 प्लस 1.77 तो 3.87 आएगा रफली। क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन किया था। इसका आंसर आया है क्या? एनीवन? गगन का आया है? इसके ऊपर देखें किसका किसका आया है। और नहीं, निशिगंधा का है, वेरी गुड। निशिगंधा के बाद में किसका है ये वाला आंसर आर्या का है, वेरी गुड, आर्या का भी सही है। फिर आगे गगन, प्रथमेश, तुमने अभी तक नहीं दिया है। सर वो बस 1.77 ही मुझे लगा, उसने दिया। हाँ सर, उसमें वो 2.1 ऐड नहीं किया। ओ अच्छा, समझ गया। नहीं सही है, बट तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। यस और सर। आंसर दिया है इसमें से, तो सारे बच्चे नोट करें इसको। ये सवाल डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, मैंने उस दिन समझाया था कि नहीं कि ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं क्योंकि काफी कैलकुलेशन है। बट चूंकि तुम लोग ने उस दिन रिक्वेस्ट की थी कि एक फॉर्मूला पढ़ा है सर, इस पे क्वेश्चन होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि तुमको करा देते हैं एक, है ना। आगे बनाए क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of acidic characters. कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अरेंज करो भाई इसको। हाउ यू विल अरेंज? बताओ, एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? बेसिक करैक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा?
बोलो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है कि नहीं? डाउन द ग्रुप कौन सा करेक्टर बढ़ता है? बोलो बोलो। मेटेलिक। हाँ, तो बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड भी तो बढ़ेगा, है ना? यस सर। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक। बेस। तो अगर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। इधर क्या होगा? लेफ्ट राइट क्या होगा? कौन सा करेक्टर बढ़ेगा? एसिडिक, क्यों? क्योंकि वो नॉन मेटल है। हाँ, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। अब बताओ आंसर कैसे आएगा, इसको दिमाग में रखो। मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप के हैं कि नहीं है? Mg और CaO में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? Mg और CO में कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? बोलो। CaO। तो CaO ज्यादा बेसिक है, मतलब वो लेस एसिडिक है। उसके बाद फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, क्योंकि वो बेसिक है तो इसलिए उसके अंदर एसिडिक करेक्टर कम है। और बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? बोलो बच्चे। एम्फोटेरिक। और CO2 से भी ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? SO2। क्यों? क्योंकि कार्बन यहाँ पे है और सल्फर यहाँ है, तो इधर वाले ग्रुप का जो है एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। कार्बन है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन आता है। समझ में आया? ये एक करेक्टर लिख पाओगे ऐसा? कोई डाउट है इसमें? किसी को भी डाउट है तो पूछता है, इसमें वो बताएंगे। जो आज पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है ये। ऐसे सवाल जेई के सवाल, मेंस के सवाल और नीट के सवाल, सेम टाइप क्वेश्चंस आते हैं। बोलो आर्य खराड़े, तुम्हें समझ में आया? आदित्य, आदित्य, क्या ये समझ पा रहे हो कि इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर। समझ गए? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। नहीं, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। बिकॉज ये सिंपल बेसिस इसका क्या है कि मेटेलिक है कि नॉन मेटेलिक है। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम में विच वन इज मोर मेटेलिक? कैल्शियम। क्यों ऐसा है? क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, और अगर कैल्शियम ज्यादा मेटेलिक है तो उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, मतलब वो ज्यादा लेस एसिडिक होगा मैग्नीशियम के रेस्पेक्ट में। मैग्नीशियम भी बेसिक है बट वो कैल्शियम से कम बेसिक है। कैल्शियम सबसे पीछे होगा एसिडिक करेक्टर में, देन मैग्नीशियम आएगा। और बेरिलियम तो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक वाला तो बीच में रहेगा, बिकॉज ये इतना बेसिक भी नहीं है और इनके जितना एसिडिक भी नहीं, इसलिए मिडिल पोजीशन में आएगा। उसके बाद CO2 जो है वो कार्बन का ऑक्साइड है, एसिडिक तो है, लेकिन चूंकि लेफ्ट टू राइट में ये इंक्रीज कर रहा है, और कार्बन के बाद नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन और यहाँ सल्फर है, तो ये जो एसिडिक करेक्टर यहाँ पड़ेगा और नीचे हल्का सा डिक्रीज होगा, बट ये भी नॉन मेटल होता है सल्फर का ऑक्साइड, इसलिए कार्बन के ऑक्साइड से ज्यादा एसिडिक होता है। तुम ऐसे भी समझ सकते हो। इसका H2CO3 एसिड बनता है, इसका H2SO3 और H2SO4 बनता है। ये सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और कार्बोनिक वीक एसिड है। तो लेफ्ट टू राइट में जितना ज्यादा चेंज हो रहा है उससे कम चेंज सेकेंड और थर्ड पीरियड में होगा। मतलब ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही एसिडिक होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई पर्टिकुलर ऑक्साइड तो या ऐसा कोई ये बनेगा नहीं, क्योंकि खुद में एक ऑक्साइड ऑक्सीजन ही से ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्सीजन के लिए तो ये बात नहीं करेंगे कि उसका ऑक्साइड हो, वो तो O2 के फॉर्म में रहेगा। और ओजोन भी बनता है उसका, वो भी उसका क्या है, एक ट्राई एटॉमिक फॉर्म है। तो ये लिख लिया सबने? सर हाँ यस। पीरियड में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, राइट? यस यस यस। तो अभी हम आपने बोला कि जैसे CNO गया, देन एक नीचे सल्फर पे आए,
तो वो थोड़ा सा नीचे गिरा। तो अगर मैं हल्का हल्का। हाँ हल्का से गिरा, अगर मैं और आगे जाऊं एंड ब्रोमीन पे आऊं तो वो तो और गिर जाएगा। तो अभी वो कार्बन से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा होगा कि कम होगा उसका? नहीं नहीं, सुनो सुनो, क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पे नहीं आता है, ब्रोमीन तो फ्लोरीन वाले में आता है ना। इसके हाँ, और बात, तो वो जो है सारे के सारे हेलोजेंस हैं वो। कैसे हैं वो? हेलोजेंस। हेलोजेंस। और हेलोजेंस के जो ऑक्साइड्स होते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो वो कार्बन से ज्यादा होगा, प्रैक्टिकली भी है। और दूरी जो है यहाँ पे जो चेंजेस है नॉन मेटेलिक, कार्बन से बहुत ज्यादा नॉन मेटेलिक होते हैं वो हेलोजेंस। क्यों? क्योंकि उनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 7। तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, समझ रहे हो ये बात? तो तो ब्रोमीन वाले जो होंगे हेलोजेंस वाले, उनके ऑक्साइड्स बहुत एसिडिक होंगे। तो हल्का सा गिरेगा, नीचे जाएंगे, बट लेकिन अगर कार्बन से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स ज्यादा ही रहेगा, बिकॉज वो पीरियड में हम आगे हाँ जा रहे हैं। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। ओके। हाँ ये कॉन्सेप्ट याद रखना। एंड ऑल्सो सिर्फ हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कितने प्लेसेस का चेंज हुआ, हम लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस हुआ है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके आउटर शेल में, है ना? उनका कितने हैं? 7। समझ रहे हो ना? उससे फर्क ज्यादा पड़ गया ना। वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। दैट मीन्स कि उनके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कार्बन से बहुत ज्यादा है। भले ही हम नीचे जाने पे जो डिक्रीज होती है वो बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, और पीरियड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? यस। जैसे अभी तुम देख लो, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है? जैसे यहाँ देखो, मेटल से क्या बन जाते हैं? नॉन मेटल। देखा तुमने? हम्म। बट उसमें बताओ, ग्रुप में बताओ, फर्स्ट ग्रुप में क्या कोई नॉन मेटल होता है? सब मेटल ही तो होते हैं हाँ, ओके। एंड आगे जाते ग्रुप। जाते नॉन मेटल बनते हैं। ओके। हाँ, ग्रुप में तो ऐसा नहीं होता कि भाई मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा चेंज हुई, नहीं, थोड़ी बहुत चेंज होती है। जैसे कार्बन है नॉन मेटल, हम्म। कार्बन के नीचे क्या आता है? सिलिकन, है ना? तो जो सिलिकन होता है उसके अंदर मेटलाइट्स की प्रॉपर्टीज भी हैं, वो है, लेकिन ओवरऑल नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। लेकिन उसके हम्म। जस्ट नीचे जो जर्मेनियम आएगा वो मेटलाइट है, ठीक है? तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। फिर और नीचे जब बढ़ेंगे तो फिर जो लेड आएगा उसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं। तो नॉन मेटल होते होते फिर वो मेटल बनता है। लेकिन जैसे तुम वहां पे देखो अल्कली ग्रुप्स में, तो वहां पे क्या होता है? सारे के सारे मेटल्स होते हैं ना। हम्म। तो पीरियड में ज्यादा चेंज होता है, ये समझ में आया तुम्हें? पीरियड में ड्रास्टिकली चेंज होता है प्रॉपर्टीज। ओके। ग्रुप में क्यों रखा है? ग्रुप में क्यों रखते हैं बताओ? क्योंकि प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है ना। सॉरी, ग्रुप में? ग्रुप में रखने का रीजन क्या होता है? उनके कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे होते हैं ना, हाँ। उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, तो ग्रुप में सिमिलरिटीज ज्यादा है, इसलिए ग्रुप में चेंजेस भी तो फिर कम होंगे। अगर करेक्ट। सिमिलरिटीज ज्यादा है तो चेंजेस भी कम होंगे। और पीरियड में तो चेंजेस की वजह ही पीरियड बना है, हर चीज चेंज हो रही है। तो इसलिए वहां पे मेटेलिक प्रॉपर्टीज से नॉन मेटेलिक बहुत ड्रास्टिक चेंज होते हैं। हर एक पीरियड पे चेंज ज्यादा होता जाता है। मतलब यू कैन से एक ही पीरियड में जब हम ग्रुप्स चेंज करते हैं, जैसे फर्स्ट से सेकंड गए, सेकंड से थर्ड गए, तो बहुत तेजी के साथ मेटेलिक प्रॉपर्टीज से नॉन मेटेलिक में चेंज होता है। तो याद रखें। ओके। तो ये सबने नोट कर लिया है? किसी का कुछ रिमेनिंग है इसमें? एनीवन? बोलो। सर तो फिर ग्रुप 18 में कैसा होगा? अरे वो बनाते नहीं है ऑक्साइड्स वगैरह ना। हाँ सर, ओके सर। वो तो सारे नॉन मेटल्स है ना, इनर्ट गैसेस हैं वो तो, ना तो कोई भी बहुत कम रिएक्शंस करते हैं वो। आगे चल के तुमको बताएंगे मतलब कंपाउंड्स सर आर्टिफिशियली? नहीं नहीं, जीनॉन के नेचुरल कंपाउंड भी मिलते हैं। ओके सर। बैकेंड ऑर्बिटल है ना जीनॉन के पास। ओके और सर। जेड इफेक्टिव ज्यादा तो होता ही है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि नहीं? यस सर। क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं करते वो। तो ओके कुछ सर। सर तो कंपाउंड फिर कुछ सर कंपाउंड तो बना। फिर ये एग्जाम में हमें ये सब पूरा दिखना पड़ेगा, क्या? उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह, पूरे नहीं एलिमेंट्स की? नहीं नहीं, जिस तरीके से तुमको पढ़ाया गया वैसे ही तुमको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे जब क्वेश्चन आया तो तुमने क्या देखा, कैसे सॉल्व किया इसको? सर पीरियड और ग्रुप देख के। हाँ, बस वैसे ही सॉल्व करना है। सर पर अभी हैलोजन फैमिली का आपने बोला कि वो तो तो वो बहुत ही तो ज्यादा है। नहीं, वो तो सब में है ना भाई। भाई अगर तुम कंपेयर करो कार्बन से, तो कार्बन नॉन मेटल है,
बट कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं CO2 है, क्या वो ज्यादा एसिडिक होता है? वो तो हमारी एयर में है। यस सर। लेकिन क्या क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड्स मिलते हैं हमको? नहीं सर। है ना, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होते हैं ना क्लोरीन वगैरह, तो वो इसलिए बहुत ही उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर उनके ऑक्साइड्स में बहुत ज्यादा होता है। तो ओके सर। वो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं, जैसे HCl हुआ, HClO4 हुआ, सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और कार्बन का जो एसिड होता है H2CO3 वो तो वीक होता है। तो ये तो कंपेयर डायरेक्ट कर सकते हो तुम, यस इसमें सर। कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है। बट अगर तुम्हें एकदम इस पे जाना है कि नंबर ऑफ प्लेसेस के हिसाब से चेंजेस देखना है, तो वो वेरिएशन जो है वो एकदम ऐसा नहीं है कि पीरियड में तुम 2 गए और इधर 1 गए तो बराबर हो जाएगा, नहीं, सेम नहीं होगा ना। यहाँ पे चेंजेस ज्यादा हो रहे हैं। यस यहाँ सर, पे पीरियड में ज़्यादा चेंज हो रहा है और ग्रुप में हाँ, कम यहाँ चेंज पे हो रहा लेस चेंज हो रहा है। तो इधर जाने पे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, और यहाँ पे जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टीज धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे, है है। ना, यस धीरे सर। धीरे बढ़ रही है ना। यस सर। हाँ, ये जो है इसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, और ये नॉन मेटल है। यहाँ पे ये समझना है, इसको नोट कर ले। ये सेमांस, तो ये सबने नोट कर लिया, आप तुमको ब्रेक मिलेगा। ओके, नोट हो गया, कोई बात नहीं। जिसने नोट नहीं किया उसको हम शेयर करेंगे। सर तो फिर आप कल नया टॉपिक सिखाने वाले हो? हाँ, सर मतलब न्यू चैप्टर? नहीं तो हाँ, तो आइडियल गैस थोड़ा सा पढ़ लेना, उसके आगे गैस से स्टार्ट करेंगे। ओके सर। सर आइडियल गैस तो अभी एग्जाम हुआ तो वो रिवाइज तो हो ही गया। कौन सा वाला? सर आइडियल हाँ, गैस वो तो कल TWT का हाँ, हुआ एग्जाम। हाँ, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ओके सर। तो भाई अपनी क्लास खत्म होती है यही। ओके सर। किधर है? कौन सा? एक सर इसका मिनट, आपने क्या बोला? मैं होस्ट चेंज कर रहा था बस। तुम लोग जो है कोई दिक्कत बाय सर। नहीं है।